नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवार विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। वैश्विक राजनीति में लिए गए फैसले हमें किसी न किसी तरह प्रभावित करते ही हैं। हमें प्रभावित करने वाली ऐसी ही एक कहानी से हम आपको अवगत कराएंगे। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से तो आप परिचित होंगे ही। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में अस्तित्व में आया ये संगठन वही है जिसे यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार के खतरे के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों द्वारा मिलकर गठित किया गया था। हालांकि सोवियत संघ आज टूटकर कई देशों में बिखर गया है। सिर्फ बिखरा ही नहीं है, उसकी व्यवस्था बदलकर अलग अलग आकार भी ले चुकी है। मगर एक रूस है जो कई मायनों में आज भी उसकी विरासत संभाले हुए है। इसी विरासत की वजह से सोवियत संघ के दुश्मन अब रूस को अपना विरोधी और प्रतिद्वंदी मानने लगे हैं। और माने भी क्यों ना, इसने अकेले सोवियत संघ के विरोधियों के समक्ष खासा चुनौती जो पेश की है। इसी बीच यूक्रेन पर रूसी हमले ने रूस के विरोधियों के साथ रिश्ते निर्धारित करने में आग में घी का काम किया है। इस हमले ने न केवल यूरोपीय शांति और सुरक्षा में सेंध लगाई है, बल्कि नाटो के दबदबे पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे आज नाटो अपनी साख बचाने की चुनौतियों से जूझ रहा है। इन्हीं चुनौतियों के बीच बीते हफ्ते स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें रूस के साथ जमीनी और समुद्री सीमा साझा करने वाले देश स्वीडन और फिनलैंड के साथ साथ पहली बार हिंद प्रशांत देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन में सदस्यों द्वारा अगले दशक के लिए एक विस्तृत रणनीतिक ढांचा बनाने पर भी सहमति जताई गई। यह रणनीतिक ढांचा एक और रूस को प्रत्यक्ष खतरे के तौर पर देखता है, तो वहीं पहली बार चीन को सुरक्षा चुनौती के रूप में पेश करता है। चीन को चुनौती के रूप में देखने के पीछे नाटो का मानना है कि चीनी नीतियां नाटो के हितों, सुरक्षा और मूल्यों को चुनौती देती हैं। ऐसे में जो बड़े सवाल उभरते हैं, उनमें से पहला तो ये कि क्या हिंद प्रशांत के देशों को सम्मेलन में बुलाकर और चीन को नया खतरा बताकर नाटो ने अपना विस्तार अटलांटिक से बढ़ाकर हिंद प्रशांत तक कर लिया है। दूसरा ये कि क्या नाटो हिंद प्रशांत में चीनी सुरक्षा चुनौतियों से निपट सकेगा। और तीसरा सवाल ये कि क्या नाटो यूरोपीय शांति और सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूसी खतरे से बचा सकेगा। तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले नाटो को जान लेते हैं। अमेरिका की अगुवाई में 30 पश्चिमी देशों से मिलकर बना नाटो एक सामूहिक सुरक्षा गठबंधन है, जिसमें 28 यूरोपीय देश, तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में है, 28 यूरोपीय देश जबकि 2 उत्तरी अमेरिकी देश शामिल हैं। हालांकि इसकी स्थापना के समय इसमें केवल 12 देश शामिल थे। इसकी स्थापना 1949 में वॉशिंगटन संधि के जरिए हुई। वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के मुताबिक नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला संपूर्ण नाटो पर हमला माना जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 5 को नाटो की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि यही अनुच्छेद सदस्यों की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी देता है। जून 2022 तक 5 देश फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, जॉर्जिया और बोस्निया एंड हर्जेगोविना नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन दाखिल कर चुके हैं। अगर ये नाटो में शामिल हो जाते हैं तो नाटो के सदस्यों की संख्या बढ़कर 35 हो जाएगी। अब सवाल है कि क्या नाटो अपना विस्तार अटलांटिक से बढ़ाकर हिंद प्रशांत तक कर रहा है। असल में सालों से चीन एशियाई नाटो को लेकर हो हल्ला मचाता रहा है। बहुत पहले 2007 में जब भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ मिलकर एक साझा नौसैनिक अभ्यास किया था, तभी चीन ने इसे एशियाई नाटो की शुरुआत के तौर पर देखा था और तभी से एशियाई नाटो का मुद्दा चीनी प्रोपेगेंडा के केंद्र में रहा है। हालांकि चीन की यह बयानबाजी इस बात को दबा नहीं सकती कि ये चीनी विस्तारवाद का ही नतीजा है जो उसके पड़ोसियों को नाटो की ओर जाने पर मजबूर कर रहा है। इस इलाके के मुल्कों ने अमेरिका के साथ संबंधों को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका तो इसी ताक में था ही। अब अमेरिका को फिर से हिंद प्रशांत के क्षेत्र में घुसपैठ करने का जरिया मिल गया है। इधर एशिया के देश भी अपनी सुरक्षा साझेदारी में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में यूरोप के साथ इसका जुड़ाव और साथ ही नए इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय हुआ। क्वाड और ऑकस इसके खास उदाहरण हैं। रही बात नाटो का विस्तार हिंद प्रशांत तक होने की, तो इसे लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यूरोपीय नाटो सैन्य गठबंधन के औपचारिक सदस्य नहीं बनेंगे। ये नाटो के साथ केवल इतने गहरे सैनिक संबंध विकसित करेंगे
जो चीनी आक्रमण के खतरे का मुकाबला करने में सहायक हो। इस बात से ये तो तय ही है कि नाटो का हिंद प्रशांत तक औपचारिक विस्तार भले ही ना हो, लेकिन अनौपचारिक विस्तार तो हो ही रहा है। चूंकि इस इलाके में चीन न सिर्फ क्षेत्रीय ताकत के तौर पर उभर रहा है, बल्कि यहाँ के मुल्कों के साथ इसके रिश्ते विवादों से घिरे हुए हैं। इसका कारण चीन की विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति है। चीन का लगभग सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद है। अक्सर ही वो छोटे मुल्कों को सैनिक ताकत की धौंस दिखाता है और उसकी संप्रभुता और सुरक्षा को चुनौती देता है। चूंकि छोटे देश चीनी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, यही कारण है कि छोटे देश बड़े गठबंधन का हिस्सा बनने पर मजबूर होते हैं। वे अपने शौक के लिए बड़े देशों के गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं। उनकी चिंता ऐसे आक्रामक और ताकतवर देश से अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना होता है। चीन के भय से ये छोटे मुल्क अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और चीनी चुनौतियों से मुकाबला करने में नाटो की मदद करेंगे। कुछ मात्रा में ही सही, मगर निश्चित ही इससे चीन के आक्रामक रवैये पर लगाम लगेगी। अब जो आखिरी सवाल बचा है, क्या है कि क्या नाटो यूरोपीय शांति और सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूसी खतरे से बचा सकेगा? तो चलिए इसे भी समझते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही यूरोप की सुरक्षा को लेकर अलार्म बज गया था। नाटो तभी हरकत में आ गया और इसने अपने सैनिकों की तादाद 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख कर ली। इनमें से ज्यादातर सैनिक रूस की सरहद से लगे यूरोप के पूर्वी हिस्से में तैनात किए गए। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाएगा, जिसमें रोमानिया में सैनिकों की संख्या में इजाफा करना, पोलैंड में नया अमेरिका का सैन्य बेस बनाना, यूनाइटेड किंगडम में 2 F-35 स्क्वाड्रन भेजना और इटली व जर्मनी में वायु रक्षा प्रणालियों को तैनात करना शामिल है। इसके अलावा नाटो के देशों ने अपने सैन्य बजट का आकार बढ़ाने पर भी जोर दिया है। इन सभी पहलों से यूरोपीय देशों की संप्रभुता की रक्षा हो ना हो, लेकिन उनकी सुरक्षा चिंता और बढ़ जाएगी। इसका कारण यह है कि इससे हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। दुनिया फिर से शीत युद्ध के दौर में प्रवेश कर सकती है। वैसे भी नाटो की इस बैठक को लेकर चीन का दावा है कि गठबंधन शीत युद्ध की मानसिकता को फिर से हावी करने का प्रयास कर रहा है और अपने जाल का विस्तार यूरोप से बढ़ाकर एशिया प्रशांत तक करने की कोशिश कर रहा है। ये बात भले ही सही हो, मगर पिछले कुछ दशकों की शांति और समृद्धि ने यूरोप और एशिया में रूस और चीन के प्रभाव को काफी बढ़ा दिया है। ऊपर से दोनों देशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक चिंताएं पैदा की हैं। रूस और चीन की कार्रवाइयों ने अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच अंतर विरोध को तेज करने की बजाय पुराने गठबंधनों को और भी मजबूत करने में मदद की है। साथ ही नए सुरक्षा गठबंधनों को भी जन्म दिया है। खैर, पश्चिम रूस और चीन के इस विस्तारवाद को धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि इनकी वजह से एशियाई और यूरोपीय भू राजनीतिक मंचों का रणनीतिक एकीकरण अब शुरू हो गया है। यूरोप और एशिया चाहे इसे पसंद करें या ना करें, उनके सभी देशों को इनके नतीजों से रूबरू होना ही होगा। दुनिया इस हफ्ते के रविवार विशेषांक में अब बारी है दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में लंबे समय से प्रतिबंधों का सामना कर रहे पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से इकोवास ने अब अपने आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटा लिया है। माली की फौजी हुकूमत द्वारा 24 महीनों में देश में जमहूरियत की वापसी के वायदों और नए चुनावी कानूनों के प्रकाशन के बाद इस पाबंदी को हटाया गया है। गौरतलब है कि पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्रीय राजनीतिक ब्लॉक इकोवास ने माली पर तब आर्थिक और वाणिज्यिक पाबंदियां लगाई थी जब असीमी गोइता ने वहां की नागरिक सरकार का तख्ता पलटकर सैन्य शासन स्थापित किया था। इस प्रतिबंध से माली में नौकरियों और उद्योगों को खासा नुकसान पहुंचा था। लैंडलॉक्ड देश होने की वजह से यहाँ की व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां भी ठप हो गई थी। नक्शे पर माली की अवस्थिति अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में है। ये 7 देश नाइजर, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, सेनेगल, मॉरिशनिया, गिनी और आइवरी कोस्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उधर अफ्रीकी देश इथियोपिया के ओरोमिया राज्य के केल्लेम वोलेगा इलाकों में रह रहे कुछ नागरिकों की हत्या कर दी गई। इन हमलों के लिए OLA यानी ओरोमो लिबरेशन आर्मी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हमले में इथियोपिया के दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह अम्हारा को टारगेट किया गया। बात करें इथियोपिया की, तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जिसमें सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती भी शामिल हैं।
इसकी सरहद केन्या, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया से लगती है। अब मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हैं। मध्य एशिया के एक देश इजराइल को यार लैपिड के रूप में देश का 14वां प्रधानमंत्री मिला है। उन्होंने इस पद पर नफ्ताली बेनेट की जगह ली है। हालांकि लैपिड को शॉर्ट टर्म के लिए ये पद दिया गया है। ये इजराइल में होने वाले आम चुनावों से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे। ये चुनाव आगामी 1 नवंबर से होने वाले हैं। भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी और लाल सागर के उत्तरी तट पर स्थित इजराइल मिडिल ईस्ट का एक देश है। इसकी सरहद उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ लगती है। इसके अलावा ये पूर्व में वेस्ट बैंक और पश्चिम में गाजा पट्टी के साथ फिलिस्तीन की सीमा को भी छूता है। अब आते हैं तुर्की या कहिए तुर्कीये और अर्मेनिया पर, जो इन दिनों खबरों में है। दरअसल दोनों देश अन्य देशों के नागरिकों के लिए अपनी साझी सीमा को खोलने के लिए राजी हुए हैं। दोनों देशों ने सीधी कार्गो उड़ानें शुरू करने पर भी अपनी सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच संबंध सदियों से तनावपूर्ण रहे हैं। 1993 के बाद से दोनों देशों ने अपनी सीमा को बंद कर दिया था। लंबे अरसे बाद तुर्की और अर्मेनिया ने दिसंबर 2021 में अपने राजनयिक संबंध बहाल किए। इसके बाद इसी साल जनवरी माह में दोनों देशों के बीच बिना किसी शर्त के संबंधों को पूरी तरह से बहाल करने के लिए बातचीत शुरू हुई थी। दोनों देश यूरेशिया का हिस्सा हैं। तुर्की 8 देशों ग्रीस, इराक, जॉर्जिया, सीरिया, बुल्गारिया, ईरान, अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि अर्मेनिया की सरहद 4 देशों जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और अजरबैजान से लगती है। काला सागर तुर्की की उत्तरी सीमा को छूता है, जबकि अर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड देश है। अब आ जाते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल पर। सवाल क्या है कि हाल ही में स्पेन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन को शीत युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। परीक्षण कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के रविवार विशेषांक में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।